कि आप में राजनीतिक नेतृत्व की ताकत है कि नहीं है, उसकी पहचान कर होती है। और सच में आज अगर आप देखिए तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री उनकी यह परिस्थिति है कि जो शासक दल की राजनीतिक अधिकार क्षेत्र और ताकत है, वो अधिकार तो उनके दिए नहीं गए। और इसका कारण यह है कि एक प्रकार से निर्णय करने की जो प्रक्रिया है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको लकवा मार गया हो, पैरालाइज हो गया। और आप इसके कई पहलू देख सकते हैं। एक बड़ा पहलू है कि देश की अर्थव्यवस्था का संचालन कहां पे है। प्रधानमंत्री जी तो अर्थशास्त्री हैं और इसलिए पूरा देश ये मानता था कि अर्थशास्त्री होने की एक विशेषता, इन विषयों की समझ उनको होगी। आज सच में केवल बढ़ती हुई कीमतें, किसानों की खराब परिस्थिति, यहां तक विषय सीमित नहीं है। आज देश का जो आर्थिक वातावरण है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, शायद पिछले कई वर्षों में इतना कमजोर नहीं हुआ। बाहर से कोई आकर इस देश में निवेश करने से हिचकिचाता है। पिछले वर्ष 35% जो विदेश से आने वाला निवेश था, देश में कम हुआ। उन लोगों को लगता है कि भारत अब यहां पर आकर अपनी पूंजी लगाई जाए, इसके लिए आकर्षक नहीं रहा। और केवल इतना नहीं हुआ, अपने देश के भी जो उद्योग हैं, उनको लगता है कि यहां भी व्यवसाय करने का माहौल बिगड़ रहा है। मुद्रास्फीति 10% से ऊपर है। खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कितनी बार ब्याज दरें बढ़ा दी गई। और सरकार को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। जब रुपए की कीमत महंगी होती है तो जिसको वाहन खरीदना है, जिसको घर बनाना है, जिसको उद्योग कर लगाना है, जिसको व्यवसाय करना है, उसकी पूंजी की दर महंगी हो जाती है। इस परिस्थिति में से देश घूमता है। और सबसे खराब परिस्थिति तो भ्रष्टाचार की है। जिन देशों में और समाजों में भ्रष्टाचार अधिक है, वहां आर्थिक गतिविधि को भी झटका पहुंचता है। करप्शन एड्स टू द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हम देखें तो देश का इतना बड़ा माहौल कि कभी कल्पना नहीं थी कि इस तरह के आंकड़े कभी सामने आएंगे। सबसे बड़ा कांड हुआ था बोफोर्स का। 64 करोड़ रुपया उसमें रिश्वत या किकबैक माना जाता है, जो स्विस बैंक अकाउंट में गया। आज 2G का स्पेक्ट्रम, ये अर्थव्यवस्था में नए क्षेत्र आए हैं। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि हमारे उत्तर भारत में जो लोग भ्रष्टाचार से पैसा बनाना जानते हैं, उनके बारे में एक कहावत है। और वो कहावत ये है कि जिसको पैसा बनाना आता है, वो समुद्र की लहरें गिन के भी पैसा बना देता है। ये स्पेक्ट्रम क्या है? एयरवेज है। ये कल्पना नहीं थी कि जब उदारीकरण हुआ कि जो कम्युनिकेशन की ताकत इन एयरवेज में है, उसको बेचने में भी इतने बड़ा घोटाला हो जाएगा। 1,76,000 करोड़। कॉमनवेल्थ गेम्स, लोगों की आंखें खुल गई कि कॉमनवेल्थ गेम्स के कांड में कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता है। और ऐसा माहौल, नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन गया, नकारात्मक माहौल बन गया
कि खेल के नाम पर लोग पैसे बनाते रहे। ये जो कैश फॉर वोट्स हुआ है, इसको सामान्य मामला ना माने। ये कहीं दुनिया के किसी और लोकतंत्र में हो गया होता, प्रधानमंत्री पद पे 1 मिनट नहीं रह सकते। किसी लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कि विश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए आप पैसे का प्रयोग करें, किसके लाभ के लिए हो रहा था। और ये एक बार नहीं हुआ। जो पिछले दोनों प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं, अभी मनमोहन सिंह जी, इससे पहले नरसिम्हा राव जी, दोनों ने अपना विश्वास प्रस्ताव पैसे और रिश्वत के आधार पर दिया। 1993 में जेएमएम के सांसदों को पैसा दिया और 2008 में जब न्यूक्लियर डील हुई उसके बाद विश्वास प्रस्ताव हुआ तो फिर 19 सांसद ऐसे थे जिन्होंने दल बदला या वोट देने से एब्सटेन किए। 11 दिन में आतंक की स्थिति यह है कि जब कांग्रेस पावर सत्ता में आई 2004 में, तो उसको लगता था कि आतंक के खिलाफ जो अटल जी की सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं उनको वापस ले लो। कोटा को वापस ले लिया। राजीव गांधी जी थे जो टाडा कानून लाए थे जब पंजाब में आतंकवाद था 1987 में, 1987 में। उसका कई बार उपयोग हुआ, कई बार दुरुपयोग हुआ, लेकिन किसी ने कानून समाप्त करने की बात नहीं की। दुरुपयोग तो कोई इंडियन पीनल कोड का भी कर सकता है पुलिस थाने में, तो इसका मतलब इंडियन पीनल कोड को वापस ले लो और समाज में लोग अपराध करें, किसी को सजा ना हो। लेकिन अगर सही प्रयोग हुआ टाटा का, जब 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट, इतना बड़ा आतंकवादी हमला था, जिन्होंने वो बम चलाए मुंबई में, उनको टाटा में बंद किया गया। तो एक मुहिम चली हो गई इस देश में कि टाटा बहुत खराब कानून है, इसको वापस ले लो। अरे मुंबई में तो उसका सही प्रयोग हुआ था, आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था, उसको वापस ले लिया। जब हम कोटा लाए, इन्होंने आकर वापस ले लिया। आज परिस्थिति देखिए, दिल्ली में बाटला हाउस की घटना हुई, और मैं मानता हूं कि जब सिमी, अगर दुनिया का आप ढांचा देखेंगे तो जिस नाम से, और इस विषय का जब मैं कम्युनल वायलेंस बिल का जिक्र करूंगा तो इस विषय पर मैं फिर वापस आऊंगा, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है, जो आतंक मचा रही है, वो अलकायदा है। उसका केंद्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि दुनिया में कहीं आतंकवादी घटना हो जाए, उसका कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई रिश्ता पाकिस्तान से निकल आता है, चाहे लंदन की अंडरग्राउंड रेल में हो, चाहे न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पे हो, चाहे हिंदुस्तान में हो। और हमारे देश में लगता है कुछ लोगों को कि जो आतंक की घटना करते हैं उसकी सहायता करना, यह वोट बैंक की राजनीति में आपकी लाभ देगा। किसी और देश की कल्पना कर सकते हो कि किसी ने पुराने प्रधानमंत्री राजीव जी की हत्या कर दी, तो हत्यारों को माफी देने के लिए प्रस्ताव पास हो रहा? जिसने इस देश की संसद पे आक्रमण कर दिया, कुछ लोग कहते हैं हम उसके लिए प्रस्ताव पास करेंगे। इससे बड़ी घटनाएं आतंक की किसी देश के लोकतंत्र में क्या हो सकती है कि देश के पुराने प्रधानमंत्री की हत्या कर दो, या देश की संसद पे हमला करके सारे राजनीतिक नेतृत्व को समाप्त करने का प्रयास करो। और उनके समर्थन में जो लोग प्रस्ताव पास करते हैं, ये कल्पना के पहाड़ है। बाटला हाउस की घटना हुई तो भारत में जो संगठन बनाया था, इन्होंने पहले तो सीमा पार से आतंकवाद आता था, तो भारत में संगठन बनाया था सिमी का। सिमी पे प्रतिबंध लगा और बाटला हाउस की घटना ने सिमी की एक प्रकार से कमर तोड़ दी।
कांग्रेस के मंत्री नेता उस घटना पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग पड़े। इसकी जांच हो। उनके एक महामंत्री तो जाकर जो लड़के आतंकवादी पकड़े गए थे आजमगढ़, उनके गांव चले गए और ऐसे लाइन लगती थी उनके गांव के आजमगढ़ में जैसे नया तीर्थ स्थान इसका देश का वो बन गया हो। ये हम कल्पना करिए कि किस प्रकार से आतंकवादियों का हौसला बढ़ता था। और आज वही सिमी इंडियन मुजाहिदीन के नाम से दोबारा पैदा हो गया। उन्होंने अपनी कार्यशैली बदल ली है। हमारी जांच एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो चकमा देने में सफल हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में इतनी घटनाएं हुई हैं, किसी भी घटना की पूर्व जानकारी नहीं होती और बाद में जब जांच करने लोग निकले हैं तो जांच में भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। चिदंबरम साहब बहुत नाराज हो गए। उस दिन मैंने कहा कि एक भी केस ये एनआईए रिजॉल्व नहीं कर पा रही। पहले बनारस में हुआ शीतला घाट, फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम पे बैंगलोर में हुआ, थोड़ी सी सफलता मिली पूना की घटना जो जर्मन बेकरी की थी उसमें। मुंबई में इतना बड़ा 13 जुलाई को कांड हुआ। दिल्ली में 4 कांड हुए इस देश की राजधानी में। एक जामा मस्जिद में हुआ, 2 दिल्ली हाईकोर्ट में हुए, एक मेहरौली में हुआ। कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं? कुछ ना तो पूर्व जानकारी इंटेलिजेंस को मिलती है और ना ये अपनी जांच एजेंसी आगे पकड़ पा रहे हैं। इस मोर्चे में भी चिंता है। केवल सरकारों के ऊपर प्रहार करते रहो, जो विपक्ष की सरकारें, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करो। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, कितने कानून हैं जिनको सहमति राज्यपाल नहीं दे रहे। गुजरात के राज्यपाल ने तो कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही लोकायुक्त बना दूंगी। देश के संघीय ढांचे पर प्रहार। और इनका जो गठबंधन है एक प्रकार से उसमें भी कमजोरी आई है। आप घरेलू मामले तो छोड़िए, विदेश नीति में भी एक मत नहीं बन पाता। बांग्लादेश जाने से पहले जिस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए थे वो भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि ममता जी ने सहमति नहीं दी। ये राजनीतिक परिस्थिति है और मैं मानता हूं कि ये जितने आंदोलन अभी हुए हैं, चाहे रामदेव जी के नेतृत्व में हुआ हो, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हुआ हो, सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था और समाज के हर वर्ग का गुस्सा था, वो उभर कर सड़कों पे आ रहा। तो भ्रष्टाचार का क्या हल है, अर्थव्यवस्था में क्या कदम उठाने हैं, आतंक को कैसे रोकना है, और एक और चिंता भी है। और मैं ये मानता हूं कि ये चिंता हर उस राजनीतिक दल को होगी जिसका नेतृत्व, अनुभव, परिश्रम और क्षमता, जिसे हम मेरिट कहते हैं, उसके आधार पर नहीं। आप कल्पना कीजिए कि चुनाव जीतने से कुछ साल पहले तक लोग दुनिया में ओबामा साहब कौन है, ओबामा जी का नाम कोई नहीं जानता था।